नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्जाम सभा में। और अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो आपका आधुनिक भारत का इतिहास है। ठीक है, तो ये आपके लगभग हर एग्जामिनेशन के लिए, जिस एग्जामिनेशन में हिस्ट्री आती होगी उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। मैं सारी बातों को टू द पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ जो कि परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। ठीक है, ये इंडिया में राज करने के लिए एक रेगुलेशन लाया गया था जिससे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा या ब्रिटिश राजगद्दी के द्वारा, ठीक है, उनके द्वारा ये आपका इंडिया में इम्प्लीमेंट किया गया था। अब वहाँ से ब्रिटिशर्स क्या करते थे कि कुछ रूलिंग बनाते थे, कुछ एक्ट बनाते थे जिसके तहत उनको भारत के अंतर्गत शासन करना था। ठीक है, सो इसी को 1784 में जब ये एक्ट आया तो इसको पिट्स इंडिया एक्ट कहा गया, क्योंकि पिट्स खुद लेके आया था। तो एक्चुअली क्या है, इसमें प्रशासन का, जब आप जानते हो कि ज़्यादातर चीज़ों को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में कर लिया था, तो यहाँ पे प्रशासन सुचारू रूप से चले इस बात को सिक्योर करने के लिए, ठीक है, पिट्स साहब आए थे और उन्होंने कुछ इस तरीके से डिफाइन किया था इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को। समझिएगा, यहाँ पे पहला है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दूसरा है आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। दो तरीके की व्यवस्था दी गई कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा, दो संस्थाओं का इन्होंने जिक्र किया है। तो बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल होगा वो आपका पॉलिटिकल मैटर देखेगा। कहने का मतलब राजनीति से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि किसको कितनी पेंशन देनी है, किसको प्रिंसिपल स्टेट रखना है, कहाँ पे कौन सा गवर्नर नियुक्त होगा, उनके टैक्स की दर क्या होगी, ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल मैटर जो है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है। कहने का मतलब कि गवर्नमेंट किससे चलेगी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा चलने वाली है। दूसरा कौन सा संस्था थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता था, कॉमर्शियल अफेयर्स को देखता था। कहने का मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जितना भी काम धाम है वो आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स उसकी समीक्षा करेंगे या फिर उसके लिए रूलिंग बनाएंगे, उसके लिए अगर कोई गलती करता है तो उसको पनिशमेंट देंगे। तो पॉलिटिकल और कॉमर्शियल को इन्होंने डिफाइन करने की कोशिश की, लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट इंडिया में बहुत सफल नहीं हुआ। उसके पीछे के इंपॉर्टेंट रीजन्स को समझेंगे, लेकिन पहले हम ये समझते हैं कि इस पिट्स इंडिया एक्ट का स्ट्रक्चर क्या था। आप ऐसे समझ लो जैसे कि आज के डेट में हमारा संविधान होता है, उस संविधान के अंतर्गत हमारे यहाँ न्यायालय की व्यवस्था है, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री की व्यवस्था है, प्रधानमंत्री कामकाज देखता है। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके होते हैं जिससे कि शासन चलता है। तो ठीक उस समय आपका पिट्स इंडिया एक्ट आया था। तो इसमें पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो आपका 6 लोगों का मिल करके बनाया जाता था। ठीक है, 6 लोगों को मिल करके पिट्स इंडिया एक्ट को बनाया गया था। अब यहाँ पे आप बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बारे में एक बात और बताना चाहता हूँ। इसमें सिविल और मिलिट्री, सिविल का मतलब आप समझते हो कि मानव मात्र के लिए जिसमें जैसे कि लोग रहते हैं, तो उनकी जो सिंपल व्यवस्था करनी है उसको सिविल बोलते हैं, सिविल फैक्टर बोलते हैं। और मिलिट्री क्या है, सेना से संबंधित जितने भी अधिकार हैं उसको भी पॉलिटिकल मैटर के अंतर्गत ही देखा जाता था, और गवर्नमेंट चलाने के लिए उनको बोर्ड ऑफ कंट्रोल के ही हाथ में इसको दे दिया गया था। अब ये जो पिट्स इंडिया एक्ट बना, उसमें से जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना उसमें 6 मेंबर थे। कौन कौन से, समझिएगा। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, मतलब बोर्ड का जो प्रेसिडेंट होता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल है तो बोर्ड का जो प्रेसिडेंट होगा उसको, उसका जो मुख्य पद होगा उसको हम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोलेंगे। दूसरा जो होता था वो आपका चांसलर ऑफ एक्सचेकर। ठीक है, तो पहला तो आपका हो गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, दूसरा आपका चांसलर ऑफ एक्सचेकर हो गया। और उसके बाद 4 मेंबर्स थे जो कि काउंसलर बोले जाते थे, प्राइवेट मेंबर थे, मतलब वो प्राइवेट मेंबर थे, उनको किसी भी प्रमुख चीज़ की पार्टिसिपेशन नहीं दिया गया, लेकिन वो क्या करते थे, सलाहकार के तौर पे 4 मेंबर और रहते थे। कुल मिला के 6 मेंबर जो थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल को चलाते थे, और ऐसी व्यवस्था की गई कि यही पॉलिटिकल मैटर को देखेंगे, मतलब सिविल मैटर और मिलिट्री मैटर को यही देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरीके से आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल हुआ। डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल कैसे, 1857 के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार का भी काम देखती थी, प्रशासन का भी काम देखती थी। पिट्स इंडिया एक्ट बनने के पहले जितनी भी व्यापारिक गतिविधि थी, कॉमर्शियल जितनी भी एक्टिविटीज़ थी, उसको ईस्ट इंडिया कंपनी देखती थी। इसी के साथ साथ जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उसको भी ईस्ट इंडिया कंपनी ही देखती थी। लेकिन यहाँ पे पिट्स इंडिया एक्ट तो कह रहा है भैया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल पॉलिटिकल एक्टिविटी देखेगा, मतलब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की नहीं चलेगी। बट ये लोग विफल इसलिए रहे कि इन्होंने कोई गाइडलाइन नहीं जारी की कि कौन सा काम ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी और कौन से प्रशासन के काम ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगा। थोड़ा सा आगे समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे समझते हैं कि इनका कारण क्या था, ये चाहते क्या थे। तो भारतीय प्रशासन पर सीधा नियंत्रण करना चाहते थे। वो चाहते थे कि हम ब्रिटिश में बैठे बैठे भारत में प्रशासन को देखें, मतलब डायरेक्ट कंट्रोल करना चाहते थे। इनका उद्देश्य ये था पिट्स इंडिया एक्ट का। और ब्रिटिश क्राउन को सिविल और मिलिट्री पावर दे दी गई, मतलब ब्रिटिश का जो राजगद्दी थी वहाँ से ही सिविल और मिलिट्री एक्टिविटीज़ को, इंडिया की एक्टिविटीज़ को देख रेख किया जाता था। 2 बातें समझ में आई होंगी आपको। अब जो व्यापार है उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली रखी गई। मोनोपोली का मतलब होता है कि एक छत्र राज्य, मतलब एक ही कंपनी है वही सारे व्यापार देखेगी, जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत में एक ही सरकारी कंपनी है जिसका नाम होगा ईस्ट इंडिया कंपनी, और वही सारी कमर्शियल गतिविधि एक्टिविटीज़ को देखने वाली है। आखिर कुछ कमियाँ रही होंगी जिसकी वजह से पिट्स इंडिया एक्ट उतना सफल नहीं रहा। ठीक है, उनको अलग अलग रेगुलेशंस पास करने पड़े, रोलेट एक्ट आया, ये सब चीज़ें। तो इसमें क्या कमी था उसको समझते हैं। विशेष अधिकारों की स्पष्टता नहीं थी, किसके किसके बीच, कंपनी और ब्रिटिश क्राउन के बीच में।
मतलब मैंने पहले ही कहा आपको कि कौन सा काम, ठीक है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे उसके पास सेना भी थी, उसके पास मिलिट्री भी थी, तो आखिर आप किस मुद्दे पे बोल रहे हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी केवल व्यापार करेगी? वो प्रशासन में भी हस्तक्षेप करती रहती थी, क्योंकि जितने भी जैसे आज के डेट में ISPCS होते हैं ना, तो उसमें ISPCS ईस्ट इंडिया कंपनी के ही पास थे। तो देखो जिसके पास जिसके आदमी रहेंगे काम तो उसी का करना, जिसकी लाठी उसी की भैंस तो रहेगी ना। तो वो ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश थ्रोन की बात क्यों मानेंगे, ब्रिटिश राजगद्दी की बात, क्राउन की बात क्यों मानेंगे? तो अभी भी अधिकारों की स्पष्टता नहीं थी, जिसकी वजह से ये मतभेद चल रहा था। गवर्नर जनरल के 2 मालिक थे। अब जैसे आप जानते हो कि किसी भी, जैसे मान लीजिए कि बंगाल का प्रेसिडेंसी है, या मान लीजिए कि तीनों को कंबाइंड वे में एक गवर्नर जनरल बनाया गया। अब गवर्नर जनरल किसी को रिपोर्ट करता है कि नहीं करता है? जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूँ कि कोई शिक्षा मंत्री है, शिक्षा मंत्री जो है वो प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है। तो कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है ना। अब पता चला कि इंडिया में 2 प्रधानमंत्री हो गए, तो वो किसको रिपोर्ट करेगा? यही हाल यहाँ पे हुआ कि गवर्नर जनरल के 2 मालिक हो गए, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, एक तो आपका क्राउन हो गया, ब्रिटिश क्राउन। तो वो भी कन्फ्यूज़ है भाई कि अगर ये मैटर मुझे डिस्कस करना है तो मैं किसके साथ डिस्कस करूँ? ये सबसे बड़ी कमी थी इसमें। नो क्लियर बाउंड्री बिटवीन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, किसी भी अधिकारों और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में कोई भी क्लियर बाउंड्री नहीं थी, इसलिए भी ये आपका असफल रहा है। आप समझिएगा। अब इसमें कुछ जो इम्पॉर्टेंट डिसीजन है उसको मैं समझाता हूँ। सभी सिविल और मिलिट्री अफेयर जो हैं को अपनी संपत्ति का खुलासा करनी पड़ेगा ज्वाइनिंग के 2 महीने के अंदर। कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए कोई भी अधिकारी इंडिया आया और उसने इंडिया में किसी पद पर ज्वाइन किया, तो उसको 2 महीने के अंदर सारे तनख्वाह के, सारे संपत्ति की जानकारी उसको खुलासा करना पड़ेगा, ठीक है, ये कहा गया था। अब जो गवर्नर जनरल था उसकी पावर क्या की, थोड़ी कम कर दी। उसके मेंबर जो हैं केवल 3 मेंबर थे। एक ब्रिटिश क्वीन का, यही ब्रिटिश क्वीन का आर्मी भी हुआ करता था, ठीक है। उसके अलावा 2 आपके, एक गवर्नर जनरल हो गया, उसके बाद एक और आपका सेक्रेटरी होता था। लेकिन गवर्नर जनरल को वीटो मिल गई थी, मतलब किसी भी चीज़ में अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मतभेद होता है तो गवर्नर जनरल का डिसीजन सर्वमान्य होगा। क्यों? क्योंकि वो सीधा सीधा रिप्रेजेंट किसको करता है? ब्रिटिश क्वीन आर्मी को रिप्रेजेंट करता है। बॉम्बे और मद्रास के जो प्रेसिडेंसी थे उनको सबऑर्डिनेट बना दिया गया बंगाल का। कहने का मतलब इसको आप कह सकते हो सेंट्रलाइजेशन हुआ, मतलब केंद्रीकरण हुआ। कहने का मतलब कि जो बंगाल का प्रशासन था वही अब बॉम्बे और मद्रास के प्रशासन को भी गवर्न करेगा। मतलब कि उन्होंने एक बड़ा फ्रंट तैयार कर दिया, ठीक है। इसकी विशेषताएं मैंने बताई ही आपको। व्यापारिक और राजनीतिक सीमाएं तय की गई, मतलब कॉमर्शियल कौन देखेगा और राजनीतिक पॉलिटिकल कौन देखेगा। लेकिन इसमें सबसे कमी थी कि इसके 2 मालिक थे और जितने भी अधिकार दिए गए थे उसमें स्पष्टता नहीं थी कि गवर्नर जनरल किसको रिपोर्ट करेगा। यही कुछ विशेष बातें थी जिसकी वजह से पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो आपका असफल रहा। बट हमें ये जानना था। इसी तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।